हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री दोस्तों, इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी तथा और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और आज हम प्रधानमंत्री देखेंगे। इसके पहले हम 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। और दोस्तों, हम प्रधानमंत्री की चर्चा के विषय में अगर देखें तो प्रधानमंत्री भारत में संसदीय व्यवस्था होने के नाते, संसदीय व्यवस्था के नाते, संसदीय प्रणाली के नाते, पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाते वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में, पीएम में होती हैं। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, जबकि कार्यकारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अर्थात यदि हम देखें प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियाँ होने के कारण प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, अगर हम प्रधानमंत्री के संविधान में जो हैं ब्यूरो है, अगर हम उस पर अनुच्छेदों पर नज़र डालें तो अनुच्छेद 74, 75 और 78 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो दोस्तों, इसलिए हम सबसे पहले अनुच्छेद 74 देखते हैं। अनुच्छेद 74। दोस्तों, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख ही प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, परामर्श देगा किसी भी मुद्दे पर। इसलिए अनुच्छेद 74 को हम प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद मानते हैं। और अनुच्छेद 75 में देखें, अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित किसी अन्य प्रकार के विवरण और नहीं देता है, केवल यही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो लेकिन अब यह देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त तो कर नहीं सकती है, प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार से नियुक्ति कर नहीं सकती है। अर्थात उसके लिए एक विशेष जो प्रक्रिया होती है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, इसे हम साफ कर देते हैं पहले। दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का
लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही लोकसभा बहुमत दल का लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। अर्थात जिसका लोकसभा में बहुमत होगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिसका लोकसभा में बहुमत होगा, जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत होगा, उसके प्रमुख नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी 2 प्रकार से विधि है जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे एक हम चर्चा करें तो 1979 का है। 1979 का मुद्दा है। 1979 में जिस समय नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति थे, उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उनका विघटन हो गया, उनके दल का विघटन हो गया। तब उस समय चौधरी चरण सिंह को 1979 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 1979 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अर्थात यदि किसी भी समय किसी भी दल का जो प्रधानमंत्री में है, यदि उसका विघटन हो जाता है तो कार्यवाहक के रूप में भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। अर्थात कार्यवाहक के रूप में नियुक्ति करना, कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके। और दोस्तों, एक तीसरा वाक्य है, हम उसे देखते हैं। अब तीसरा वाक्य है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई 1984 में, 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब हम उसमें देखते हैं। उसमें क्या है, 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। उस समय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उस समय यह विवाद हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री जिसका किसी प्रकार से राजनीतिक संबंध न रहा हो। तो उस समय यह व्यवस्था नहीं थी, न तो इस प्रकार का मुद्दा उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुद्दा ज्ञानी जैल सिंह जी ने कर दिया। तो राष्ट्रपति थे जो ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो राष्ट्रपति थे 1984 के समय, उन्होंने ऐसा कर दिया तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। तब उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और तब उन्हें उनके कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको दलों का नेता चुन लिया जाता है और प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों, 1980 में एक चीज़ और है। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना यह जरूरी नहीं है कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो। किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी, बहुमत न होने पर भी वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, चाहे भी किसी भी दल का बहुमत हो या न हो। जिसको लगे
राष्ट्रपति को यह लगे कि यह प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसे 1 माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा संसद में। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया है तब भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 1 माह के अंदर उसे संसद भवन में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, अन्यथा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री पद से। अब दोस्तों हम प्रधानमंत्री के आयु पर देखते हैं। आयु पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु की योग्यता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसके पहले हम आयु पर चर्चा करें तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। चाहे लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकता है, प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जा सकता है। अब आपको पता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम होती है उम्र 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि वह लोकसभा से आता है, यदि वह राज्यसभा से प्रधानमंत्री के रूप में सदस्य लेता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है कि न्यूनतम उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 ईयर्स प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम योग्यता होनी चाहिए। और अगर हम अधिकतम आयु की चर्चा करें तो दोस्तों अधिकतम उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई नहीं है। जब तक जीवित रह सकता है तब तक वह प्रधानमंत्री के रूप में, यदि उसे बहुमत का साथ है, बहुमत अगर उसे प्राप्त है तो प्रधानमंत्री जीवन पर्यंत तक बन सकता है। जीवन पर्यंत तक प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ले सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देखें तो वहाँ पर केवल निम्न सदन अर्थात कॉमन सभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री के रूप में बन सकता है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकता है। उसे उच्च सदन का नहीं होना चाहिए, केवल निम्न सदन का ही सदन होना चाहिए, निम्न सदन का ही सदस्य होना चाहिए। अमेरिका में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन का नाम है लॉर्ड सभा और निचली सदन का नाम है कॉमन सभा। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य जो रहे हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य 1966 में 1966 में तब प्रधानमंत्री बनी। और देवगौड़ा जी थे, वह 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, राज्यसभा से सदस्य थे। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 बार 2004 में और 2009 में दोनों बार वह राज्यसभा से सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 2004 में भी 2009 में भी वह राज्यसभा से सदस्य होते हैं, तब भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य चाहे लोकसभा के सदस्य हों, वह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं।
यदि उन्हें बहुमत प्राप्त है। दोस्तों, शपथ ग्रहण में देखें तो प्रधानमंत्री को शपथ प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उनके मंत्रिमंडलों की जो सीमित होती है उन्हें नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उन्हें मंत्रियों की शपथ दिलाई जाती है। जो भी प्रधानमंत्री चाहेंगे, जिसे भी चाहेंगे वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के अनुसार ही मंत्री की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का वेतन। दोस्तों, प्रधानमंत्री का वेतन प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, वह संसद के सदस्य होने के नाते वेतन प्राप्त करते हैं। संसद के सदस्य होने के नाते वेतन प्राप्त करते हैं। उन्हें वेतन संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही उनके समान ही प्रदान किया जाता है। लेकिन उनके वेतन तो अलग नहीं हैं, लेकिन भत्ते उनके ज़्यादा हैं। यही चीज़ उन्हें प्रधानमंत्री और संसद सदस्य से अलग करती है। भत्ते से केवल वेतन समान होते हैं, लेकिन भत्ते तथा उनकी सुविधाएं जो उन्हें मिलती हैं वह संसद सदस्य और प्रधानमंत्री से दोनों से अलग करती है। दोस्तों, हम उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं। मंत्रिपरिषद वह विभिन्न बैठकों का आयोजन करते हैं। बैठकों का आयोजन जितने भी संसदीय दल की बैठक होती है उनका आयोजन करते हैं तथा अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। उनके सलाह पर ही उनके सलाह पर ही राष्ट्रपति विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रालयों का आवंटन राष्ट्रपति के सलाह पर किया जाता है। और इसमें हम तीसरा अगर देखें तो प्रधानमंत्री के अनुसार ही कोई भी प्रधानमंत्री के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री को लगे यह व्यक्ति किसी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है या फेरबदल करना चाहता है तो प्रधानमंत्री के आज्ञा पर ही राष्ट्रपति उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। और दोस्तों, इसमें हम देखें 4वें नंबर पर तो यदि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है, त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का बर्खास्त माना जाता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल का बर्खास्त माना जाएगा। जबकि यदि कोई मंत्रिपरिषद से
कोई भी सदस्य अगर इस्तीफा देता है तो केवल स्थान खाली होता है, और स्थान खाली होता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे किसी भी सदस्य को शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति दिला देते हैं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो इसी स्थिति में पूरी मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं संसद के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं। दोस्तों अब हम संसद के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखते हैं। दोस्तों संसद के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों की चर्चा करें तो वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने की परामर्श देता है। राष्ट्रपति से और किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का विघटन कर सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की चर्चा करें तो राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अन्य भी कई प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करके राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के अन्य अधिकार और कार्य। दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री के अन्य अधिकार और कार्यों पर चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो पहले 2015 के पहले योजना आयोग होते थे, अब उसे नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और वह अंतर्राज्यीय संबंध में अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख होते हैं और वह नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद तथा NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद
विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के हेड होते हैं और विदेशों में संबंधों को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्य होते हैं तथा नीति आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख होते हैं। इन सभी में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हम जो प्रधानमंत्री से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उन पे अगर ध्यान देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री तथा पहली महिला प्रधानमंत्री। तो आदि जो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा और इससे भी कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलें।